हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेटा आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपकी कंपटीशन के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली आप इसको उठाइए। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे बेटा बिल्कुल डाउन से और फिर हम इसको कंपटीशन लेवल तक भी लेके चलेंगे, क्योंकि 11th क्लास का मैक्सिमम पोर्शन बेटा हम बोर्ड के एंगल से तो प्रिपरेशन करते नहीं है स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स इसको केयरफुली प्रिपेयर करेगा जिसको कंपटीशन के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो कंपटीशन के लिए 5th यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जैसे कि आज स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से समझना बेटा इसको और ध्यान से करेंगे हम इस यूनिट को। देखो यूनिट 5th का नाम है, वैसे तो 2 पार्ट हैं इसके, 2 पार्ट में करेंगे हम। जो कुछ पोर्शन डिलीट किया है वो डिलीट किया हुआ पार्ट बी में है। ए वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट है, एज इट इज है। तो जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूं वो टॉपिक्स आपने अपनी फेयर नोट्स में नोट कर लेने हैं और उनको अच्छे से पढ़ना भी है। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, तो आपका फर्स्ट पार्ट ये है यूनिट 5th का, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। तो जैसे सबसे पहले आप वर्ड देख रहे हो सेंटर ऑफ मास, फर्स्टली वी हैव टू कंसीडर अबाउट व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास and we have knowledge about the center of mass. How can we find the center of mass of 2 system and how can we find the center of mass of the n systems, n particle systems। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम करेंगे इस यूनिट में। और आज बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग आपका लेक्चर है, तो स्टार्टिंग के 2 या 3 लेक्चर तो आपको जरूर करने चाहिए अटेंड। तो देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अपना एक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कई बार पूछ लिया भी जाता है कि व्हाट इज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम यहां पे कंसीडर करेंगे सभी पार्टिकल्स को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। एक मान लो फॉर एग्जांपल इफ वी सेलेक्ट ए सिस्टम ऑफ n particles, then we can say that n particles of particle consider as a point mass. So we have to know about, we have the knowledge about what is point mass object. तो point mass object क्या होती है बेटा, जिसका फाइनाइट तो साइज होता है, शेप होता है और मास होता है, ठीक है, और हम उसकी कोई डायमेंशन कंसीडर नहीं करते। या आप ऐसा भी कह सकते हो जैसे हमने पुरानी डेफिनेशन पढ़ी थी, which covers large displacement as compared to its size, which covers large displacement या distance as compared to its size। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बेटा। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट आपने क्लियर कर ली। फिर कई बार एक डेफिनेशन ये पूछ ली जाती है कि व्हाट इज सिस्टम। आपको पता होना चाहिए सिस्टम, मैं कई बार जिक्र करूंगा अब आगे इस सेक्शन में या इस यूनिट में कि सिस्टम, लेट्स से वी कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में ये होता है बेटा जैसे कोई भी हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर कर ली, मान लो ये है, ये सिलेंडर बना लिया, इस सिलेंडर में मान लिया गैस है कोई भी, इस गैस में n पार्टिकल्स हैं, तो n पार्टिकल्स हैं, तो ये पूरा जो सिस्टम है जो हमने कंसीडर किया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी ऑब्जेक्ट को जिसका फाइनाइट साइज और शेप होता है उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं। द ऑब्जेक्ट विच इज अंडर कंसिडरेशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज अंडर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब भाई जो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर करना चाह रहे हैं, कोई भी तथ्य, कोई भी पॉइंट है जो हम उसको ऊपर जो लागू करना चाह रहे हैं, तो उस फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम, सिस्टम बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। क्लियर होगी। तो कई बार है ना भाई क्या होता है, सिस्टम के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं या सिस्टम खुद अपना एक फोर्स जनरेट करता है जिसको हम इंटरनल फोर्स कह देते हैं। तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा, व्हाट इज इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्सेस होती क्या है और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। इंटरनल फोर्सेस ये होते हैं जैसे ये पार्टी सिस्टम लिया था, इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है, गैस पार्टिकल है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, गैस पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स
on each other of a system are called internal forces. The forces exerted by the particles, the forces exerted by the particles of the system on each other are called इंटरनल फोर्सेस। तो वो तो हो गए भाई इंटरनल फोर्सेस, ठीक बात है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो गए? तो मेरे ख्याल में अब एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से बेटा आपको हिंट तो मिल ही गई है। कोई एक्सटर्नल एजेंसी, बाहर से आउटसाइड एजेंसी अगर कोई फोर्स लगाएगी सिस्टम पे, आउटसाइड एजेंसी कोई फोर्स लगाएगी सिस्टम पे, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या बन जाएंगे? द फोर्स applied by an external agency या आउटसाइड एजेंसी भी लिख सकते हैं, on the system are called external forces। डन बेटा। तो इंटरनल फोर्सेस कर लिया हमने, एक्सटर्नल फोर्सेस कर लिया, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कर लिया और सिस्टम कर लिया। तो 4 डेफिनेशंस अभी तक हम निपटा चुके हैं। चारों डेफिनेशंस मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास पे बढ़ते हैं बेटा। अब हम इन चीजों का यूज कर लेंगे, हम उसमें सेंटर ऑफ मास का कहीं जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेंटर ऑफ मास, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, तो इसके लिए भाई 1 मिनट मैं एक नोटबुक ले लेता हूं। जैसे ये मैंने एक नोटबुक ले ली बेटा। अब सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करने के लिए देखो ध्यान से, इस नोटबुक को क्या मैं ऐसे एक उंगली पे रख सकता हूं? देखो उंगली पे आ गई है ये। तो जहां पे ये अब फिंगर है वह उस फिंगर के ऊपर इसका पूरा कंप्लीट मास है जो वो अप्लीकेबल है। इस फिंगर के ऊपर इस नोटबुक का पूरा मास क्या है? अप्लीकेबल है। क्या मैं इस फिंगर को थोड़ा सा भी अगर इधर उधर मूवमेंट करवा लेता हूं तो क्या ये ऐसे रुकी रहेगी? इस फिंगर को अगर मैं ऐसे मूवमेंट करवाऊं, कहीं पे भी लेफ्ट करवाऊं, आइदर राइट करवाऊं, तो क्या ये वो नोटबुक है जो अपनी जगह पे रहेगी? नहीं रुक सकती। ये केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे वो ऑब्जेक्ट ऐसे इस पोजीशन में बन सकती है। तो उस पॉइंट को जहां पे पूरी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट मास कंसीडर किया जा सके मतलब माना जा सके कि भाई यहां पे इस ऑब्जेक्ट का पूरा मास है, तो उस पॉइंट को बेटा हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। जैसे इस नोटबुक का आपके सामने सेंटर ऑफ मास कहां है? मेरी उंगली के ऊपर है। तो सेंटर ऑफ मास क्या बन गया? सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट में, हिंदी में बता रहा हूं मैं एक बार, किसी भी ऑब्जेक्ट में वो पॉइंट होता है जहां पे होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर, जहां पे पूरा मास कंसीडर किया जा सके। क्लियर हो गया सेंटर ऑफ मास? तो ये सेंटर ऑफ मास है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे पुट अप कर सकते हैं तो वो उसका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। मान लो ये नोटबुक यहां से मोटी होती और उधर से पतली होती, मतलब यहाँ पे इतनी मोटी होती और यहाँ पे इतनी है जितनी है, तो ये सेंटर ऑफ मास किधर चला जाएगा? शाबाश, सोच के बताओ। सेंटर ऑफ मास हमेशा किस तरफ आ जाएगा? हैवी मास की तरफ। सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बेटा? हैवी मास। तो ये फिंगर यहाँ की बजाय यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, फिर बैलेंस हो जाएगा। ये क्लियर होगी बात? तो सेंटर ऑफ मास हमेशा ही हैवी मास की तरफ होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या हो गया ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलो भाई मैं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिख देता हूं। द पॉइंट एट विच होल मास, द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम कहें या ऑब्जेक्ट कहें, of the system or object considered is called center of mass।
या हम COM भी बोल देते हैं बेटा। सेंटर ऑफ मास को क्या बोल देते हो आप? COM। तो सेंटर ऑफ मास क्लियर हो गया मेरे ख्याल में, मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया। तो सेंटर ऑफ मास क्लियर। अब आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई चलो हम स्टार्ट से कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक A है एक B है, और दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, अब दूसरी साइड में कोई लड़का आ जाए, मेरे साइड में खड़ा हो जाए, तो वो उसके और मेरे बीच में कुछ गैप है। ध्यान से सुनो, कोई दूसरा लड़का आ गया, मेरे और उसके बीच में कुछ गैप है। उस लड़के का मास भाई मान लो 70 kg है, मेरा मास 75 kg है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास ना तो मेरे अंदर होगा हम दोनों का, ना उस लड़के के अंदर होगा। सेंटर ऑफ मास हमारे बीच में आ जाएगा कहीं ना कहीं। अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे मेरी बात कर लो, तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में होगा भाई, पेट पे कहीं ना कहीं। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा? दो ऑब्जेक्ट का हमेशा ही सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट से बाहर चला जाता है। ध्यान रखें, दो ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास हमेशा ही ऑब्जेक्ट से कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। जैसे चलो मैं बोर्ड के ऊपर आपको बताता हूं। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या टू पार्टिकल्स। चलिए भाई अब इसका डेरिवेशन करते हैं। सुनो, मान लो ये अपने पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर x है, इधर y है, और इधर z भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पार्टिकल है भाई, ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी है A और ये B। A का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो मैं ले लेता हूं R1, और B का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो ले लिया R2। और जो इनका सेंटर ऑफ मास है बेटा, अभी मैंने बोला सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इनके कहीं ना कहीं बीच में होता है। बीच में ये ले लिया मैंने सेंटर ऑफ मास, C से नोट कर लिया। और सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो R बना लिया, कैपिटल R। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या मान लिया मैंने? कैपिटल R। अब जो ये A ऑब्जेक्ट है B के ऊपर अप्लाई कर रही है फोर्स, मान लिया F, इसका मास M1 मान लो, इसका मास M2 मान लो। तो जो ये A ऑब्जेक्ट है यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अप्लाई कर रही है F21, और जो ये दूसरी है यानी कि B ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर अप्लाई कर रही है इधर F12। तो मैं यहां पे मान लेता हूं भाई, सुनो क्या मानना है अब यहां पे जो जो चीजें हमने मानी है। लेट टू पार्टिकल्स ऑफ masses M1 and M2 having position vectors R1 and R2 respectively, F12 is force applied by F12 is force applied by M2 on M1, ये बात ध्यान रखेंगे। एंड F21 is force applied by M1 on M2। तो ये याद रखना है बेटा, ये आपने कंसीडर किए हैं। एंड स्मॉल f1 is एक्सटर्नल, ये तो इंटरनल हो गया, आपस में पार्टिकल लगा रहे हैं, आपस में पार्टिकल लगाते हैं तो इंटरनल। F1 is एक्सटर्नल फोर्स on M1 and F2 is external force on M2। तो ये बात रखोगे आप ध्यान बेटा, ये चीजें हमने मान ली, कंसीडर की हैं। अब इन्हीं के साथ कंसीडरेशन के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हमने मानी, मानने के बाद अब देखो आगे बढ़ते हैं। जो ये लेट की है अब इन्हीं के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। ये नोट कर लो बेटा आप फटाफट से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करना है अब आपको। अब आपको ना न्यूटन का सेकंड लॉ एक बार याद करो, क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ऐसा ही कुछ पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, देखो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, फॉर द फर्स्ट पार्टिकल
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल यानी कि dp1 बाई dt इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स अब ए के ऊपर कौन कौन से लगे हुए हैं ध्यान से देखो, F1 तो एक्सटर्नल था और F12 ये आपका इंटरनल है, तो F1 प्लस F12 कैपिटल में ले लो, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। फॉर द सेकंड पार्टिकल ये कौन से लॉ से बना रहा हूं बेटा मैं इक्वेशन, ये भी ध्यान है न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन ये कहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, P1 आपका लीनियर मोमेंटम है, इज इक्वल टू द नेट फोर्स। तो सेकंड पार्टिकल के लिए आप क्या लिख सकते हो, dp2 बाई dt इज इक्वल टू F2 एक्सटर्नल फोर्स प्लस F21 इंटरनल फोर्स जो पहला पार्टिकल लगा रहा है, ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। यहां तक डन है, ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़िए, अब मान लेते हैं भाई इन दोनों इक्वेशंस को चलो जोड़ लेते हैं, टोटल मोमेंटम निकाल लेंगे हम सिस्टम का। जोड़ लो दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं नीचे कर लेता हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड किया तो भाई देखो dp1 बाई dt प्लस dp2 बाई dt इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये तो एक्सटर्नल है, प्लस F12 प्लस F21, ये बन गई। अब ये दोनों फोर्सेस हैं जो F12 बराबर होता है F21 के, कौन से लॉ से बता दो भाई, कौन से लॉ से बराबर होते हैं और अपोजिट भी होते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, जितना ये फोर्स इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा, तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन गया, जीरो। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन गया, जीरो। तो इक्वेशन क्या बन गई भाई, इक्वेशन देखो अब अपने पास क्या बनी, इक्वेशन अपने पास रह गई है dp1 बाई dt प्लस dp2 बाई dt इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये दोनों एक्सटर्नल है और इनको दोनों का जोड़ मैंने क्या मान लिया, F। दोनों का जोड़ क्या मान लिया है, F कोई फोर्स है, F1 प्लस F2 दोनों का कोई जोड़ मान लिया बेटा, F कोई फोर्स हो गया। ओके, P1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 को मास इंटू वेलोसिटी, तो d ऑफ dt कॉमन ले लिया मैंने, d ऑफ dt, यहाँ पे P1 की जगह पे क्या रख दिया, m1 v1 प्लस P2 की जगह पे क्या रख दिया, m2 v2 और इज इक्वल टू क्या हो गया, f चल रहा है ये साथ में, ठीक है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो आप, फटाफट बता दो भाई, फटाफट, अब तो काम आसान चल पड़ा, d बाई dt इंटू m1, वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम dr1 बाई dt क्योंकि पोजीशन वेक्टर ये था, प्लस v2 को m2 इंटू v2 को क्या लिख सकते हो, dr2 बाई dt और इज इक्वल टू क्या है, f चला ही हुआ ये, ठीक है, m1 था। अब देखो यहां से d बाई dt फिर इसमें भी है और d बाई dt इसमें भी है, d बाई dt फिर से बाहर निकाल लो, क्या बन गया, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, d बाई dt यहां था, d बाई dt बाहर था तो बाहर निकाल लिया, तो d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर बच गया, अंदर क्या रहा, m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू f। ये इक्वेशन आ गई भाई। अब इस इक्वेशन में हमने क्या चेंज करना है, देख लो, जो ये इक्वेशन आई है लास्ट वाली, इस इक्वेशन में बेटा मैं m1 प्लस m2 से तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इसी से डिवाइड कर लूंगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इज इक्वल टू क्या है, ये f के। अब इस इक्वेशन का देखो कंपेयर करवाता हूं मैं आपसे, f इज इक्वल टू m में होता है, कौन सा, न्यूटन सेकंड लॉ से, ध्यान से सुनो, F बराबर F हो गया, मास की जगह पे ये टोटल मास हो गया सिस्टम का, दोनों का जोड़, ये रहा टोटल मास। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन होता है d स्क्वायर r बाई dt, d स्क्वायर r बाई dt का स्क्वायर। कैसे होता है, क्यों लिख दी मैंने, ये देखो, एक्सीलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, dv बाई dt, और v को क्या लिख सकते हैं हम, dr बाई dt, तो v की जगह फिर से ये पुट किया तो ये क्या बन गया, d स्क्वायर dt स्क्वायर इंटू r।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक्सीलरेशन की जगह पे हम ये पूरा नोट कर सकते हैं। ये पूरा तो एक्सीलरेशन है और ये पूरा मास है। मास इंटू एक्सीलरेशन क्या बन रहा है, फोर्स के बराबर बन रहा है। तो अब इस इक्वेशन का इससे कंपेयर करें तो देखो कैपिटल आर की जगह पे क्या रखा हुआ है, कैपिटल आर की जगह पे अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये है पूरा कैपिटल आर की जगह पे ये वाला। तो दिस विल इंप्लाइज कैपिटल आर को मैं मान लेता हूं m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। कैपिटल आर था क्या वो देख लो। अब कैपिटल आर था बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की मैं पोजीशन निकाल सकता हूं अगर हमारे पास दो पार्टिकल के मासेस गिवन है और उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। ठीक है बेटा, तो पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं हम सेंटर ऑफ मास की अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मास गिवन है और उनकी पोजीशन गिवन है। इसके बाद लेटरली जो इससे आगे पॉइंट्स आएंगे बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक ये डेरिवेशन आप कर लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।